हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट क्लास हम लोगों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेसिक्स के पार्ट किए थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, दैट इज़ कोड्स इन इंडिया। सो बहुत सारे अलग अलग कमिटीज़ फॉर्म हुए थे, तो उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिए थे, क्या क्या कमिटीज़ थी, हम उसके बारे आज पढ़ेंगे। Okay, so the first committee was the Cadbury committee. Okay, the Adrian Cadbury committee was set up by, किसने सेट किया था? Security and Exchange Commission of USA to recommend desirable corporate disclosure. The recommendation of Cadbury committees are, so basically Cadbury committees set up हुई थी by Securities and Exchange Commission of USA. उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस? सो फर्स्ट वाज ओनली लिस्टेड कंपनीज शुड कंस्टिट्यूट ऑडिट कमिटी एंड सच डिस्क्लोजर शुड बी मेड इन एनुअल रिपोर्ट। तो उन्होंने पहला ये रिकमेंडेशन दिया थी, बस लिस्टेड कंपनी को ही ऑडिट कमिटी बनाना चाहिए। दे शुड ओनली कंस्टिट्यूट ऑडिट कमिटी और डिस्क्लोजर देना चाहिए इन एनुअल रिपोर्ट। Okay, next is external auditor and finance director should attend the meeting of the audit committee. Other board members may also have the right to attend. तो उन्होंने ये भी रिकमेंडेशन दिया था, जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं, जो फाइनेंस के डायरेक्टर्स होते हैं, उनको अटेंड करना चाहिए जो मीटिंग होता है ऑडिट कमेटी का, और भी जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनको भी राइट होना चाहिए अटेंड करने का। नेक्स्ट रिकमेंडेशन वॉज ऑडिट कमिटी शुड डिस्कस विद द एक्सटर्नल ऑडिटर अबाउट द स्कोप ऑफ ऑडिट, coordinate where more than one audit firm is engaged. It should be involved up to review audit engagement letter, recommendation of auditors, etc. Audit committee shall also review the half yearly and annual financial statements before submission to the board. The committee should have authority to investigate any matters within its term and reference and shall have full access to information, and it should be free to obtain external professional advice. सो बेसिकली ये जो पॉइंट है इट्स रिलेटेड टू ऑडिट कमेटी। ओके, सो ऑडिट कमेटी को यहाँ बोला गया है कि डिस्कस करना चाहिए विद एक्सटर्नल ऑडिटर, क्या ऑडिट का स्कोप है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए अगर एक से ज़्यादा ऑडिट फर्म इन्वॉल्व है तो। ऑल्सो ऑडिट कमेटी को रिव्यू करना चाहिए जो हाफ ईयरली और जो ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है बिफोर सबमिटिंग इट टू द बोर्ड। ओके, सो ये बेसिकली ऑडिट कमेटी से रिलेटेड था। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी शुड बी अवेलेबल टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट इट्स वर्किंग एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। सो जो चेयरमैन है मेन ऑडिट कमेटी का, वो आंसरेबल होना चाहिए अबाउट क्या वर्किंग हो रहा है एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ओके, नेक्स्ट वॉज राहुल बजाज कमेटी। सो उनका पहला रिकमेंडेशन ये था, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी टू रिकमेंड डिजायरेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस चेयर बाय नन अदर देन मिस्टर राहुल बजाज। सो कि इन्होंने ये कमेटी को चेयर किया था, कौन चेयरमैन थे? ही वॉज मिस्टर राहुल बजाज। इट इज़ नॉट क्लियर वेदर द इंस्पिरेशन वॉज द कैडबरी कमिटी, whether it may be this committee made a breakthrough in India on the subject in the most formal way. So ये एक breakthrough था corporate governance से related in a very formal way. Okay, so क्या क्या उन्होंने recommendations दिए थे? So पहला recommendation था, only listed company with turnover of 100 crores and paid up capital of 20 crore whichever is less should set up audit committee within 2 years. So किनको किनको करना चाहिए, इन्होंने रिकमेंडेशन किया थी कि बस लिस्टेड कंपनीज जिनका टर्नओवर 100 करोड़ या पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ दोनों में से जो कम होगा, अगर वो क्रॉस हो जाता है तो उन कंपनीज को सेटअप करना चाहिए ऑडिट कमिटी विद इन 2 years. ओके, ऑब्वियसली फ्रॉम द डेट इट रीचेज द थ्रेशोल्ड लिमिट. Next, audit committee should assist the board for effective supervision of the financial report process. So वैसे कैडबरी कमेटी ने भी ऑडिट कमेटी से रिलेटेड बोला था, वैसे ही इन्होंने भी बोला कि उनको असिस्ट करना चाहिए बोर्ड को फॉर इफेक्टिव सुपरविजन रिलेटेड टू जो फाइनेंशियल रिपोर्ट से रिलेटेड होता है। Next, the committee should interact with the statutory auditor and internal auditor to ascertain the quality of the company accounts. So इन्होंने भी ये चीज़ बेसिकली बोला कि जो कमिटी है उनको इंटरैक्ट करना चाहिए विद स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड इंटरनल ऑडिटर्स के साथ। ओके, सो द नेक्स्ट कमिटी वॉज KR चंद्राते कमिटी। ओके, इनके क्या क्या रिकमेंडेशंस थे? सो इनके रिकमेंडेशन, द कंपनीज विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़ शुड हैव ऑडिट कमिटी एंड द कंस्टिट्यूशन ऑफ सच कमिटी शुड बी डिस्क्लोज इन एनुअल रिपोर्ट। सो इन्होंने क्या बोला कि ऑडिट कमिटी किन कंपनीज के पास होना चाहिए जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा है।
Okay. Auditors, chief accounts officers, internal auditor if any, and director in charge of finance shall attend and participate at the meeting but shall not vote. So इन्होंने ये भी बोला कि जो ऑडिटर्स हैं, चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर्स हैं, जो इंटरनल ऑडिटर है, अगर कंपनी में कोई है तो उनको मीटिंग अटेंड करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट उनको वोट नहीं करना चाहिए. ओके, बट शैल नॉट वोट यहाँ लिखा हुआ है. नेक्स्ट क्या था रिकमेंडेशन? Audit committee should have discussion with auditors periodically about internal control system, the scope of audit including the observation of auditors and review of half yearly and annual statements before submission to the board. So आपको याद होगा फर्स्ट जो कमिटी उन्होंने भी ऐसा कुछ रिकमेंडेशन दिया था ऑडिट कमिटी से रिलेटेड. Okay, next, audit committee shall have authority to investigate any matter on its own or on reference by the board and shall have full access to information contained in the records of the company. It can also seek external professional advice. So जो ऑडिट कमिटी है वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है एनी मैटर पे, उनको अथॉरिटी मिलना चाहिए. ओके, चाहे वो अपना रेफरेंस है या रेफरेंस बाय द बोर्ड, अगर उनको कोई रेफरेंस दिया जाता है कि इसको इन्वेस्टिगेट करो तो उनको इन्वेस्टिगेट करने का अथॉरिटी होना चाहिए. नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी शैल बी प्रेजेंट इन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड एनी क्लैरिफिकेशन ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द ऑडिट. सो ये पार्ट हमने पहला वाले कमिटी ने भी रिकमेंड किया था, तो ये हमने वहाँ पे भी पढ़ा था. ओके. Next is punishment have been provided for non-compliance, which includes imprisonment. Okay. The next committee was Kumar Mangalam बिरला कमिटी. सो उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन शुड नॉट बी पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सेप्ट इन केस ऑफ डिफॉल्ट और पोटेंशियल डिफॉल्ट. सो उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इन्वेस्टमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं होने चाहिए. उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था, एक्सेप्ट अगर डिफ़ॉल्ट हो रहा है या पोटेंशियल डिफ़ॉल्ट हो रहा है कुछ तो. ओके. इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन में रेज देयर वॉइस एज शेयर होल्डर ओनली, ये भी इनका एक रिकमेंडेशन था. हाफ ऑफ द डायरेक्टर इन अ बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट बट वेयर द चेयरमैन इज नॉन एग्जीक्यूटिव द आउटसाइड डायरेक्टर में कंप्राइज ऑफ 1/3 ऑफ डायरेक्टर. सो इन्होंने बोला कि अगर जो चेयरमैन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव है, इन दैट केस 1/3 ऑफ द डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट. बट अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है, इन दैट केस हाफ ऑफ द डायरेक्टर जो रहेंगे बोर्ड के वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए. इन्होंने ये रिकमेंड किया. और भी इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे. सो द नेक्स्ट रिकमेंडेशन वाज कंपनीज विद कैपिटल ऑफ 10 करोड़ एंड नेट वर्थ ऑफ 25 करोड़ would have to adhere to these guidelines on corporate governance by April 2000. Companies with share capital of 5 shall comply with the norms by April 2001. सो इन्होंने ये भी रिकमेंडेशन किया था. नेक्स्ट रिकमेंडेशन इन्होंने ये दिया था कि एन ऑडिट कमिटी शुड बी सेट अप टू एनहांस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल डिस्क्लोजर ऑफ द कंपनी एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी. बेसिकली इन्होंने ये बोला कि ऑडिट कमिटी को सेट करना चाहिए बिकॉज एक ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होता है उससे, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर सही होता है उससे. इसीलिए द ऑडिट कमिटी शुड हैव मिनिमम ऑफ कितने डायरेक्टर होने चाहिए, इन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ देम इंडिपेंडेंट होने चाहिए. एंड एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शुड हैव फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग नॉलेज. कोई भी एक डायरेक्टर को या एटलीस्ट 1 डायरेक्टर या मोर देन 1 डायरेक्टर को भी अगर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग नॉलेज रहेगा तो सही रहता है. द कमिटी शुड मीट एटलीस्ट 3 times अ ईयर. सो उनको 3 times एक ईयर में मिलना चाहिए. ओके. नेक्स्ट, द ऑडिट कमिटी will have to investigate the reasons for financial defaults of the company such as default to depositors, debentures holders, shareholders, creditors. So ये भी उन्होंने recommend किया था. Remuneration committee should be set up to determine the remuneration packages including performance. इन्होंने ये भी recommend किया था कि एक remuneration committee भी set होना चाहिए. ये एक अलग recommendation था उनका. नेक्स्ट, अ कमिटी शुड बी फॉर्म टू स्टडी इन्वेस्टर्स कंप्लेन. सो बाकी भी यहाँ कुछ पॉइंट्स है, दैट्स क्वाइट नॉर्मल. आप एक बार गो थ्रू करना, इसको आपको समझ आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस, इसको भी आप एक बार खुद से गो थ्रू करना है. इट्स क्वाइट ईजी, आपको समझ आ जाएगा. इफ नॉट आप मेरे को कमेंट कर देना, आई विल एक्सप्लेन दिस. ओके.
सो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्या नीड, रिक्वायरमेंट या ड्यूटीज़ होते हैं. सो बेसिकली उनको अपहोल्ड करना चाहिए एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेग्रिटी, एक्ट ऑब्जेक्टिवली वाइल एक्सरसाइजिंग हिज ड्यूटीज़ फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कंपनीज, डिफोर्ड सफिशिएंट टाइम एंड अटेंशन टू हिज प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन फॉर इन्फॉर्म्ड एंड बैलेंस डिसीजन मेकिंग. सो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट 4 पॉइंट में यही दिया है कि जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो कंपनी के इंटरेस्ट में उनको काम करना चाहिए, सही से एथिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, नॉट अलाउ एनी एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन दैट विल इन्फ्लुएंस हिज एक्सरसाइज ऑफ ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट जजमेंट इन वाइल कॉन्करिंग in or dissenting from the collective judgment of the board in its decision making, not abuse his position to detriment of the company or its shareholders, or for the purpose of gaining direct or indirect personal advantage or advantage for any associate person. So basically उनको अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, बट कंपनी के इंटरेस्ट में करना चाहिए. इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं करना चाहिए. ओके, ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ है जिनका उनका लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस हो सकता है, वो सब नहीं करना चाहिए. तो यही सब दिया गया है यहाँ पे. नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया रोल एंड फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इसको आप एक बार खुद से गो थ्रू करोगे, आपको समझ आ जाएगा. वही पॉइंट्स दिया गया है कि क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं एंड फंक्शंस है. ओके, यहाँ पे ड्यूटीज़ भी दी गई हैं. सो इट्स नो पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनिंग दीज, क्योंकि आप एक बार रीड करोगे इसको आपको समझ आ जाएगा और आपका भी एनालिटिकल थिंकिंग थोड़ा इम्प्रूव होगा इसको रीड करके. बस पॉइंट्स दिए गए कि क्या ड्यूटीज़ है. जनरली आप ये जानते हो कि आपने अब फाइनल तक आ गए तो आपको ये सब पता ही कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या ड्यूटीज़ है, क्या काम करना चाहिए. बट स्टिल आप इसको पढ़ना, ऐसे मिस मत कर देना इस पार्ट को, इसको अच्छे से पढ़ के जाना. ओके, अब मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया गया है. ओके, वाइल सेलेक्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर द बोर्ड शैल इंश्योर दैट देयर इज अप्रोप्रिएट बैलेंस ऑफ स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन द बोर्ड सो एज टू एनेबल द बोर्ड टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शन एंड ड्यूटीज इफेक्टिवली. सो बेसिकली जब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिलेक्ट किया जाएगा तो देखा जाएगा कि उनके पास वो अप्रोप्रिएट स्किल्स है, एक्सपीरियंस है जो उस लेवल के लिए चाहिए. The appointment of independent director या directors of the company shall be approved at the meeting of shareholders. आप जानते हो कि meeting of shareholders में approve होता है. The explanatory statement attached to the notice ensure appointment fulfills the conditions specified in the act and the rules made thereunder, and that the proposed director is independent of the management. Okay, the appointment of independent director shall be फॉर्मलाइज थ्रू लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, जिसमें क्या क्या रहेगा. ओके, उसमें टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट रहेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ बोर्ड फ्रॉम द अपॉइंटेड डायरेक्टर, क्या एक्सपेक्टेशन है उनका. ओके, उनका क्या फ्यूडिशरी ड्यूटीज़ रहेगा. ओके, प्रोविजन ऑफ डायरेक्टर इन ऑफिसेज, इंश्योरेंस इफ एनी, द कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स दैट द कंपनी एक्सपेक्ट इट्स डायरेक्टर. तो ये सब रहेगा उसमें. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग. Okay, so basically a question may come, how do outsider or even the company itself is able to know to what extent the company follows corporate governance principle. So आपको कैसे पता चलेगा, चाहे वो कंपनी खुद हो या बाहर वालों को कैसे समझ आएगा कि कंपनी सही से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है. ओके, एज कम्पेयर टू जो और भी कंपनीज कर रही है. दिस हैज गिवन राइज एन इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ऑफ कंपनी. सो इसके वजह से कैसे इवैल्यूएट किया जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को, वो आया है. ओके, देयरफॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इन ओवरऑल गवर्नेंस सिस्टम. ओके, corporate governance rating is defined as an opinion on a company's corporate governance system. Basically corporate governance rating क्या है कि कंपनी का corporate governance system कैसे चल रहा है, क्या पैरामीटर्स फॉलो हो रहे हैं, अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से देखा जाता है. Okay, so first point is the rating provides vital information to various stakeholders about the extent of corporate governance practices implemented. So basically वो एक important information दे देता है, vital information दे देता है कि कैसे corporate governance practices चल रहे हैं कंपनी में. नेक्स्ट, ये ऑल्सो हेल्प करता है जानने के लिए दूसरी कंपनी के हिसाब से हमारे कंपनी कितने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चल रहा है, सही से चल रहा है कि सही से नहीं कर रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल सही से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं. नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग इज एन ओपिनियन ऑन रिलेटिव स्टैंडिंग ऑफ एन एंटिटी विद रिगार्ड टू अडॉप्शन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, जो मैंने अभी आपको बताया. Firstly, it provides information to various stakeholders about the level of corporate governance practices. So basically
वेरियस जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है रिलेटेड टू जो भी कंपनी कैसे फॉलो करी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल को. सेकेंडली, इट enables corporate to obtain an independent and credible assessment of the quality and extent of their adherence to governance standards. So basically सेकेंड पॉइंट ये बताता है कि ये एक इंडिपेंडेंट क्रेडिबल असेसमेंट करने में हेल्प करता है कि कंपनी कैसे फॉलो करी है कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स को. सो वैसे ही थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट में भी दिया गया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रेटिंग कैसे हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट इज असेसमेंट क्राइटेरिया. बेसिकली बहुत से मेथड्स होते हैं फॉर रेटिंग ऑफ कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो वन हैज़ टू कीप द फ्यू ऑफ द फॉलोइंग इशूज. इसमें से कुछ फ्यू कंपनी को यूज़ करना चाहिए वाइल असेसिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस. सो बेसिकली दीज आर बोर्ड स्ट्रक्चर एंड बैलेंसिंग हो, चाहे शेयर होल्डर्स राइट्स कंपेंसेशन का बात हो, अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, ओनरशिप या कंट्रोल से रिलेटेड हो, प्रोफेशनलिज्म से रिलेटेड हो, और वैसे ही यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रेटिंग. सो बेसिकली एनवायरमेंटल रेटिंग एनवायरमेंटल की मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है, मेट्रिक्स से रिलेटेड होता है. सोशल रेटिंग सोशल की मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है. गवर्नेंस रेटिंग में क्या आता है? बोर्ड का रेटिंग, पे रेटिंग, ओनरशिप एंड कंट्रोल रेटिंग, अकाउंटिंग रेटिंग, और उसके अंदर वही उनके मेट्रिक्स आते हैं. ओके, सो ये पार्ट भी हमने कर लिया. आज के लिए बस इतना ही. सो यहाँ से जो नेक्स्ट पार्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन फैमिली बिजनेस, वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज यू नो कि ऑलरेडी लॉ के क्लासेस आ चुके हैं बहुत सारे एंड रेगुलरली क्लासेस आ रही हैं. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू.